sir. Yes, sir. You can start. अच्छा, तो आप लोगों ने सिंगलटन तो ऑलरेडी पढ़ा ना? Yes, sir. हाँ sir. Can you explain me ये सिंगलटन में एक्चुअली होता क्या है? सर पूरे एप्लीकेशन के लिए मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हाँ यस, ये आप एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो। उसके सर इंस्टेंसेस जितने भी क्रिएट होंगे उसका मेमोरी लोकेशन एक ही इसमें सेव होगा। एक्चुअली कैसे होगा कि जो आप इंस्टेंस बनाओगे वो वन टाइम यूज रहेगा, मतलब कैसे होगा कि आप जब भी न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने जाओगे तो जो एक्सिस्टिंग इंस्टेंस है उसको रिटर्न करेगा। ओके, अच्छा तो देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि स्ट्रिंग बूट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी डिजाइन पैटर्न। तो इसके बहुत सारे डिजाइन पैटर्न है, तो हम स्टेप वाइज जाएंगे क्योंकि हमें डिजाइन पैटर्न पूरे कवर करने हैं। तो कैसे होते हैं कि स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, ओके, और कुछ होते हैं कि डिसीजन ट्री, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिजाइन पैटर्न। तो देखो फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें इशू क्या होता है, देयर नॉट ओनली वन डेवलपर, हो सकता है कि 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, बराबर। अब हर किसी का कोडिंग स्टाइल अलग होता है। कोई बोलता है कि मैं ऐसे दूंगा, आई विल क्रिएट दिस क्लास, आई विल क्रिएट इंटरफेस, और कोई बोलेगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए मैं दोनों इंटरफेस दूंगा। ओके, तो द प्रॉब्लम इज कि इससे कभी भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा। क्या होगा कि XYZ बोलेगा कि मैंने दोनों इंटरफेस ले, एंड देन PQR बोलेगा कि नो आई विल क्रिएट वन क्लास एंड द अनदर वन विल बी इंटरफेस, वो ऐसे बोलेगा। बट डिजाइन पैटर्न सभी को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि दे शुड फॉलो द सेम स्ट्रक्चर। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अच्छा आप लोगों में से कोई बताएगा व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरफेस? Interface acts as the methods, only the declaration of the methods, and those methods are then implemented by a class. Okay. So all the functionalities, all the use cases of that application are listed in the interface, which are then later on implemented in the different classes. Okay, so the main use of interface is providing a skeleton. Skeleton. Yes, for example assume आप लोगों ने ये कॉमन सा एग्जांपल बार बार किया रहेगा, रेक्टेंगल, सर्कल, सिलेंडर, आपने एरिया कैलकुलेट किया था। अब इसमें व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरफेस? जब आप एज इट इज एक अलग अलग क्लास ही बना रहे हो ना, you are creating a separate class. For example, you are creating a circle class, you are creating a rectangle class, then what is the need of interface? Interface क्या करता है कि जो सिमिलर नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बाइंड करता है एंड प्रोवाइड्स द स्केलेटन। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, सिलेंडर और आपका स्क्वायर, ये सबका एरिया निकलता है, बराबर। अब आप क्या कर रहे हो इंटरफेस में, कैलकुलेट एरिया और समथिंग, आपने कोई तो मेथड ऐड कर दिया। Now, whoever जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है उसको सेम आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ेगा, राइट ना। मतलब इट शुड ओवरराइड दैट कैलकुलेट एरिया मेथड। इसका मतलब है कि आप सिमिलर नेचर के ऑब्जेक्ट को बोल रहे हो कि आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ओके, अब इंटरनली आप क्या ऐड करते हो वो आपका डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बोलेगा L into B, ओके, फॉर एग्जांपल स्क्वायर बोलेगा साइड स्क्वायर, राइट। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये उनके खुद के डिपेंडेंट है, बट अगर आप देखोगे तो सबको सेम मेथड इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो इट प्रोवाइड्स अ स्केलेटन। अब इससे जो आपको जो जहां फिट करना है आप फिट करोगे। तो वैसे ही डिजाइन पैटर्न जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूजर को, डेवलपर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं आप ऐसे ही करो, आपको ऐसे ही करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो यूजर क्या करेगा, तो डेवलपर आएगा, हाँ मेरा कोड मैं इधर डाल रहा हूँ, एक और डेवलपर आएगा, नहीं मैं इधर ही डाल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट बिखर जाएगा एंड इससे रिग्रेशन इशू क्रिएट होते हैं। व्हेन डिफरेंट डेवलपर्स आर फॉलोइंग द डिफरेंट रूल्स तो रिग्रेशनल इशू आते हैं। अब जब रिग्रेशनल इशू आते हैं इसका मतलब समझ लो कि इशू आएगा तो आपको स्क्रैच से प्रोजेक्ट डेवलप करके क्लाइंट को देना। बट टू अवॉइड दैट वी फॉलो द डिजाइन पैटर्न। तो सबसे बेस्ट डिजाइन पैटर्न जो मैक्सिमम
अगर मुझे जब तक एप्लीकेशन ऑन है तब तक मुझे उसका डेटा मेंटेन करना है, ओके, तो उसके लिए मैं सिंगलटन का यूज करूंगा। तो अच्छा, अब सिंगलटन जो है इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। अब जैसे कि ये डेटा को होल्ड करके रखता है कब तक, जब तक के आपका एप्लीकेशन ऑन है। तो क्या होगा, आपकी मेमोरी उस वक्त तक कंज्यूम्ड रहेगी, मतलब रिलीज नहीं होगी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। ओके। जब तक सिंगलटन ऑब्जेक्ट हो ना, सिंगलटन ऑब्जेक्ट मेंटेन ही रहता है हमें। ओके, तो जब तक एप्लीकेशन है तब तक वो मेंटेन रहेगा, गार्बेज कलेक्शन नहीं होगा उसका। तो इसका मतलब वो जो भी डेटा होल्ड कर रहा है वो हमेशा मेमोरी में रहेगा। तो इसकी वजह से मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। तो याद रखना कि सिंगलटन का यूज उसी वक्त करना है जब आपके पास कम डेटा होगा। ओके, मतलब आपके पास बहुत कम डेटा है एंड यू हैव टू मेंटेन थ्रूआउट द लाइफ साइकिल ऑफ योर एप्लीकेशन, देन ओनली वी यूज आपका सिंगलटन। अदरवाइज वी प्रेफर टू यूज डेटाबेस। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है और मुझे एप्लीकेशन में उसको मेंटेन करना है तो मैं डेटाबेस का यूज करूंगा, क्योंकि डेटाबेस मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, उसका अलग फ्लो स्पेस होता है डेटाबेस का। ओके, अच्छा, तो आपको ये भी याद रखना है कि सिंगलटन को एक ही मेन मेथड रहता है उसका, गेट इंस्टेंस। सर ने आपको बताया रहेगा, राइट? हमने कल क्या था, गेट ऑब्जेक्ट किया था, गेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका प्रोग्रामिंग पैराडिज्म में तो गेट इंस्टेंस है। ओके, तो जो आपने गेट ऑब्जेक्ट किया था आप उसको एज अ गेट इंस्टेंस यूज कर सकते हो। ओके, उसको गेट इंस्टेंस बोल देने का। हाँ, यस, उसको गेट इंस्टेंस बोल देने का। अच्छा देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट होल्ड करता है जिसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है एंड देन इट होल्ड्स द स्टैटिक ऑब्जेक्ट, राइट ना? स्टैटिक ऑब्जेक्ट को मेंटेन करता है। ओके, अच्छा, अब जब आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है कि अगर समझो मल्टीपल थ्रेड गेट ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम कॉल कर रहे हैं तो मल्टीपल इंस्टेंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मल्टीपल अच्छा, थ्रेड्स, हाँ, आपका अगर मल्टीपल थ्रेड गेट इंस्टेंस को एट अ टाइम कॉल कर रहे हैं तो मल्टीपल बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए गेट इंस्टेंस को सिंक्रोनाइज किया जाता है। सिंक्रोनाइज, ओके ठीक है। याद रखना, ये गेट इंस्टेंस को हमेशा सिंक्रोनाइज करने का, क्योंकि अगर मल्टीपल थ्रेड आएंगे और एट अ टाइम गेट इंस्टेंस कॉल करेंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बनेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, आप सभी लोगों को गेट इंस्टेंस तो समझ में आया ना, मतलब आपका सिंगलटन क्लियर है आप, राइट ना? हाँ, गेट इंस्टेंस समझ में आ गया। हाँ, ओके, अच्छा सर, ओके, मतलब आपको सिंगलटन का क्लियर है, मतलब कैसे यूज करना है, क्या करना है। और उसमें से डालना क्या है वो? बिफोर स्टार्टिंग दी, अच्छा मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, उसका देखो। हाँ, एक सबसे सिंगल, पहले याद रखना कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मतलब बिफोर स्टार्टिंग विद स्प्रिंग बोर्ड हम पहले डिजाइन पैटर्न ही कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन पैटर्न यूज होने वाले। ओके, जैसे कि हमारे पास हमें कार्ड यूज होने वाला है, ऑब्जर्वर यूज होने वाला है। अच्छा, आप लोग एक और चीज बता सकते हो, व्हाट इज द अनदर यूज ऑफ इंटरफेस? इंटरफेस का और क्या यूज? मल्टीपल इनहेरिटेंस का अल्टरनेट है। ओके, एनी अदर पेन यूज, मतलब थ्रूआउट द लाइफ साइकिल वो यूज होते रहता है, ऐसा कौन सा यूज आपको पता है? तो इंटरफेस के रेफरेंस से अपन क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ये भी है। अच्छा, आप लोगों ने, सब लोगों ने एक्शन परफॉर्म वगैरह किया रहेगा ना? हाँ किया जावा है। में यस किया रहेगा। लिसनर्स। हाँ, यस, तो जो AWT इवेंट थे वो सारे इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड। तो करेक्ट। द मेन यूज ऑफ इंटरफेस इज कॉलबैक। याद रखना, इज व्हाट? देखो जब आप कॉलबैक, उसको कॉलबैक मेथड का मतलब क्या? फर्स्ट यू रजिस्टर टू इट, व्हेन द इवेंट ऑकर आपका वो मेथड कॉल होगा। हाँ, ओके। जैसे कि आप समझो बटन bc ओके डॉट ऐड एक्शन लिस्टर कर रहे हो, बताया? what exactly you are doing? You are registering event to that button. आप वो बटन के साथ इवेंट को रजिस्टर कर रहे हो। इसका मतलब है कि जब भी वो बटन क्लिक होगा आपका कॉलबैक आएगा, एक्शन परफॉर्म कॉल होगा। ओके। गॉट इट ना? अच्छा, तो याद रखना कि इंटरफेस इज नॉट ओनली फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो फॉर कॉलबैक मेथड। ओके। तो इंटरफेस ऑब्जर्वर में ज्यादा यूज होता है और कॉलबैक में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो हम मतलब एक क्यों में हम एक वे में जाएंगे ताकि
आपको कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन मुश्किल ना हो, ठीक है। तो याद रखना कि व्हेनेवर यू गो टू इंटरव्यू, वो आप इंटरफेस का डेफिनेशन नहीं बताओ, ठीक है। मतलब वो तो आपको पूछेगा ही कि व्हाट इज इंटरफेस, तो आप नॉर्मली वो बताओगे कि सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो फाइनल होते हैं, बट याद रखना कि आपको डीप में आना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली द इंटरफेस। इंटरफेस का मेन यूज कॉल बैक है, बनाया था उसके लिए, फिर यूज करने लगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, रिमेंबर, ओके। तो इंटरफेस मेन डिजाइन ही किया था कॉल बैक के लिए, इट इज ओनली फॉर मेन यूज इज फॉर कॉल बैक। जो आपके बटन क्लिक होते हैं, आपका लिस्ट का आइटम चेंज करते हो, सिलेक्शन आइटम स्टेट लिस्नर, ये सारे चीजें लिस्नर्स क्या है, सारे इंटरफेस की है ना। हाँ सारे इंटरफेस है, करेक्ट। आप इंप्लीमेंट एक्शन लिस्नर करते हो, एक्शन लिस्नर इज द इंटरफेस, आप उसका ऑटोमेटिकली मेथड आएगा एक्शन परफॉर्म, आपको ओवरराइड करना पड़ेगा कंपल्सरी। तो ये सब चीजें इंटरफेस ही, तो इंटरफेस का मेन यूज है कॉल बैक, याद रखो। अच्छा, मैं आज आपको सिंगलटन का डेमो देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, सर ने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, बट मैं आपको डेटा फोल्डिंग कैसे होता है उसमें वो दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ओके। अच्छा, मैं इसको बोलूँगा सिंगलटन डेमो। अच्छा, ऑल ऑफ यू नो अबाउट पैकेजिंग, राइट? अच्छा, सब लोगों को पैकेजिंग का मतलब पता है ना। देखो, जब भी आप कोई चीज पैकेज कर रहे हो तो क्या करने का, हमेशा पैकेजिंग वाइज जाने का। देखो, मैं एक पहले पैकेज बनाऊंगा, कॉम डॉट कॉम होता है आपका एडमिन डोमेन, के बाद में होता है आपका कंपनी का नाम। तो मैं अभी डालूंगा, आप सब लोग एमसीए से हो, सभी एक काम करता हूँ, तो मैं आपको डालता हूँ कि ये, उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, तो मैं इसको डालूंगा सिंगलटन डेमो, ठीक है। तो पहले आपका डोमेन आएगा, उसके बाद में आएगा आपका कंपनी का नेम, उसके बाद में आएगा आपका एप्लीकेशन का नेम। मैंने इसको फिनिश कर दिया, अब ये पैकेज बन गया। अच्छा देखिए, सिंगलटन का जो पैकेज होता है वो होता है मॉडल। सिंगलटन किसमें आना चाहिए, मॉडल क्लास में आना चाहिए। इसके पहले मैं मेन बनाऊंगा जो कि मेन पैकेज में होगा। मैं इसको बोलूंगा मेन, ये मेन पैकेज में होना चाहिए, एक क्लास बन गई, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, मैं एक और पैकेज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिंगलटन को रखूंगा और उसको बोलूंगा मैं मॉडल, ठीक है। तो आपका सिंगलटन क्लास आएगा मॉडल पैकेज में, याद रखना, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्लास बनाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ईएमपी लिस्ट, एम्प्लॉय की लिस्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं एक मॉडल बना के दूंगा ईएमपी। अच्छा, आपको सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये एक मैं दो, मॉडल, तो मॉडल क्लास में दो, मॉडल पैकेज में दो क्लास है, ईएमपी और ईएमपी लिस्ट। हाँ, अभी मैं क्या करूंगा, ईएमपी में कुछ पैरामीटर्स ऐड करूंगा, वेरिएबल, प्राइवेट, इंटीजर, की नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट डबल, सैलरी, ओके। अच्छा, आप सभी लोगों को इसका इक्लिप्स का यूज पता है ना? एक्लिप्स का हैंड ऑन नहीं है सर इनको ज्यादा। अच्छा, ज्यादा नहीं है। देखो, मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखो, अब ये ईएमपी रेडी हो गया, ई नंबर, नेम एंड सैलरी, ओके। अभी मुझे इससे क्या करना है, गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करने हैं। तो राइट क्लिक, ये सोर्स दिख रहा है क्या, सोर्स, ये देखिए, राइट क्लिक किया मैंने, सोर्स दिख रहा है आपको? यस, Okay, now you can see here generate getters and setters. All of you can see, right? Yes. Yes, sir. Okay, now click on it. Now select all and then say generate. ये automatically सारे मेथड आ गए, ठीक है। अच्छा देखिए, now I am going to create a constructor. So right click, okay, source. अच्छा देखिए, यहाँ पे generate constructor होगा, ये देखिए, दिख रहा है आपको? Generate constructor using field. Click on it. Now select all and then generate constructor भी बन गया, ठीक है। अच्छा, any doubt in this? नहीं ना? यहाँ तक ठीक समझ है। में आया ना? Right click, source and then whatever
चलिए Now, सुपर लिखना जरूरी है क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं, ये- ये एक्चुअली कैसा होता है, ये डिफॉल्ट आर्किटेक्चर है, क्योंकि ईएमपी जो है ईएमपी ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो सुपर ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। तो ये कर क्या, ये इसकी जरूरत नहीं है ना अपने को? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब लेकिन एक आर्किटेक्चर फॉलो करने के लिए लोग उसको ऐड करते हैं। अब देखो ना, ये ईएमपी ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसको डिक्लेरेशन पे जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट क्लास ओपन होगी, ये देखिए। अच्छा देखिए ना, हाउ टू ओपन द डिक्लेरेशन, देखो कंट्रोल एंड देन माउस, ये शायद आपको पता रहेगा। कंट्रोल एंड कंट्रोल प्रेस करने का और उसके पास माउस लेके जाने का, वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन दिखाएगा। तो बताएगा आपने को ये कौन से क्लास का है, ये हाँ राइट, आप कौन से क्लास को पॉइंट कर रहा है ये? आप ओपन डिक्लेरेशन करो या फिर ओपन इम्प्लीमेंटेशन करो, आपको वहां पे लेके जाएगा। ओके, अच्छा या फिर शॉर्टकट इसका है F3, शॉर्टकट इज F3। ओके देखो M3 करोगे तो डायरेक्ट उसके पास जाओगे, F3 फंक्शन F3 ओके। ओके F3 प्रेस करोगे तो डायरेक्ट उसके पास जाओगे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको निकाली। ओके, इज दिस क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा देखिए, इसको कहते हैं पोजो क्लास। ये जो है, ये जो ईएमपी क्लास मैंने बनाई है, इसको पोजो क्लास कहते हैं। ओके रिमेंबर व्हाट इज जावा पोजो क्लास? पोजो क्लास का मतलब है विच होल्ड्स ओनली मेंबर्स एंड मेथड्स, नो प्रोसेसिंग। ओके, आर यू गेटिंग माय क्या बोलते हैं इसका? पोजो, हां पोजो, POGO। हां POGO। तो इज इट अ फुल फॉर्म? ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग पैराडिज्म का ये है, तो इसको पोजो ही बोलते हैं। मतलब फुल फॉर्म ज्यादा लोग मतलब इसका फुल फॉर्म जो है वो ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स इसको। हाँ बट Plain Java। हाँ लेकिन इसको ये नहीं करते हैं, मतलब जो फुल फॉर्म है वो सन माइक्रो सिस्टम की तरफ से, जिसने जावा बनाया था, ठीक है, उसकी तरफ से इसका फुल फॉर्म नहीं दिया गया है। तो नॉर्मली सन माइक्रो सिस्टम ने उसको ये किया है, फुल फॉर्म दिया है। जैसे कि बिन का भी फुल फॉर्म है, ठीक है, बेसिक एंटिटी एंड नोटेशन तो बोलते हैं, बट ये जो फुल फॉर्म है ये फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा आप याद रखना व्हाट इज पोजो, which holds only members and methods, no processing। यहाँ पे ऐड का, सब्ट्रैक्ट का या फिर कोई भी मेथड नहीं आएगा। ओके, ये तो मेंबर्स सिर्फ एंड मेथड, डेटा मेंबर्स है, कंस्ट्रक्टर है और गेटर सेटर है। गेटर सेटर से बस, उसके अलावा एक भी मेथड नहीं आना चाहिए। ये पोजो हो गया आपका, ठीक है, याद रखना। ओके, अच्छा देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू emfill it and I am going to make it, मैं इसको करूंगा प्राइवेट स्टैटिक emfill, तो मैं सिंगलटन करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, इन जावा व्हेनेवर यू यूज प्राइवेट इंस्टेंस, जब भी आप प्राइवेट यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट को हमेशा अंडरस्कोर से ये करने का, प्रोसीड करने का, व्हिच इंडिकेट्स दी प्राइवेट इंस्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और अगर वो प्राइवेट है तो उसको अंडरस्कोर से प्रीसीड करते हैं, याद रखना, ठीक है। ये नोटेशन है, इसको कैमल नोटेशन कहते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, पता है ना कैमल नोटेशन? जावा में कैमल नोटेशन फॉलो होता है, हमेशा क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल, और जावा में मेथड का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है एंड देन द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल, करेक्ट, and the variable name, the member name should always start with a small letter, याद रखना, ठीक है। और जो प्राइवेट ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कैमल नोटेशन कहते हैं। अच्छा मैं अभी एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, प्राइवेट emp लिस्ट, मतलब ये EMP लिस्ट आपकी सिंगलटन क्लास है? हाँ ये सिंगलटन क्लास है, ये एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को होल्ड करने वाली, ठीक है, याद रखना। अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पे चेक डालूंगा, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर अच्छा देखिए, मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक emp list। अच्छा इसको आप कुछ भी नाम दो, गेट इंस्टेंस ज्यादा फॉलो किया जाता है, ओके। अच्छा आप कुछ भी दो। अच्छा देखिए, इसको क्या करने का, हमेशा सिंक्रोनाइज। अच्छा सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो सकता है कि मल्टीपल थ्रेड आए और एक साथ उन्होंने गेट इंस्टेंस कॉल कर दिया, तो क्या होगा,
सभी को गेट इंस्टेंस मिलेगा और आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो अवॉइड करने के लिए कर। अच्छा मैं ये यहाँ पे चेक करूंगा इफ अंडरस्कोर इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, अगर वो नल है तभी एक नया इंस्टेंस बनाने का। क्यों? अच्छा एनी डाउट इन दिस? एनी को डाउट है? नहीं नहीं, यहाँ तक हो गया था कल। अच्छा No, अब sir. अब मैं रिटर्न करूंगा ओके। अच्छा नाउ दिस EMP list is responsible for holding the objects of EMP, तो मैं यहाँ पे एक array list बनाऊंगा, प्राइवेट array list EMP का एक array list सिंगलटन सर, सिंगलटन क्लास का सब कुछ डेटा प्राइवेट रहता है क्या? मैक्सिमम, क्योंकि गेट इंस्टेंस आपको सारे एक्सेस देने वाला है। तो डेटा सारा प्राइवेट रहेगा, सिर्फ गेट इंस्टेंस पब्लिक रहेगा, तो बाहर से हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे बस, गेट इंस्टेंस को। हाँ गेट इंस्टेंस को कॉल करेंगे और उसके मेथड को कॉल करेंगे जो भी आपको करना है। अच्छा इज दिस क्लियर नाउ? ओके, अच्छा मैं इसको यहीं से व्यू कर दूंगा, तो डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखना था कि बाहर से डायरेक्टली एक्सेस ना हो पाए। एक्सेस ना हो, अदरवाइज आपका क्लास जो है वो सिंगल है, तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो ना, इसे पब्लिक नहीं करना। ठीक है। Now what I am doing, I am creating a public void add method, मैं एक add method बनाऊंगा जिसके अंदर EMP add होगा। Okay, अब मैं देखिए क्या करूंगा इसमें डॉट add add, ठीक है। तो अब अभी देखो कि add method जो है लिस्ट में EMP add कर रहा है। अच्छा आपको सभी के लोगों को कलेक्शन तो पता ही है ना, array list पता है राइट? ओके अच्छा देखिए कलेक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक हेटेरोजेनियस एक होमोजेनियस। ओके नाउ आई एम हियर, यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ मैं ये होमोजेनियस है। ओके ये सिर्फ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, इसको ये तो आपको पता है ना, ये टाइप दिस है, एरे लिस्ट का टाइप स्पेसिफाई होता है। अगर मैंने ये निकाल दिया तो ये जेनेरिक हो गया, अगर मैंने ये निकाल दिया तो ये जेनेरिक हो गया। नाउ इट कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके एरे लिस्ट में अगर मैंने टाइप दिया तो उसी को होल्ड करेगा, लेकिन अगर टाइप नहीं दिया तो किसको भी होल्ड कर सकता है। बट द स्टैंडर्ड वे इज टू ऑलवेज फॉलो होमोजेनियस, हमेशा होमोजेनियस लिस्ट को फॉलो करना। ठीक है तो मैंने टाइप दे दिया। तो सर जब होमोजेनियस फॉलो करना है तो आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं आप, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स EMP क्लास के। नहीं, क्योंकि कैसा होगा अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बनाऊंगा तो क्या होगा, एरे में एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं एरे लेता हूं तो एरे स्टैटिक है, आप एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते और उसकी साइज आप वेरी नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, साइज वेरी करने के लिए नया एरे बनाना पड़ेगा। बट एरे लिस्ट इज डायनामिक, ओके जो भी होगा स्ट्रिंग भी होगा, तो इसलिए हम हमेशा एरे लिस्ट को मेंटेन करते हैं। ओके ठीक। ओके अच्छा अब ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक वॉइड डिलीट, ओके और मैं इसमें पास करता हूं इंटीजर की नंबर। अच्छा अभी मुझे एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है तो देखिए। अच्छा आपको सबको पता है ना डिलीट करने के लिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं डिलीट के लिए, पता है आपको क्या? नहीं रिमूव ऐड। अच्छा अच्छा रिमूव करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करने का, एक टेम्प एरे लिस्ट बना के लेने का। ठीक है अब देखो क्या करने का, फॉर EMP ई। अच्छा ये आपका फास्टेस्ट फॉर लूप, ये आपको पता है शायद। फॉर ईच लूप हो गया ये। हाँ फॉर ईच के टाइप ही लूप है ये फास्टेस्ट। ठीक है अच्छा आपको सबको पता है ना ये? हाँ, लिस्ट में से एक एक एलिमेंट ई ऑब्जेक्ट में आते जाएगा हर इटरेशन में। if e dot get e number is equal to pass e number, अगर मेरा एम्प्लॉय का ई नंबर जो मैंने पास किया हुआ है वो ई नंबर से मैच हो रहा है तो मैं उसको टेम्प लिस्ट में ऐड कर दूंगा। टेम्प डॉट ऐड, ये ऐड हो गया एंड देन आई विल ब्रेक इट, बाहर आ जाओ तो छोड़। अब ये मेरा फॉर लूप खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे लिस्ट में से वो टेम्प को निकाल दूंगा, दिस डॉट रिमूव ऑल टेम्प। अच्छा मैंने डायरेक्टली एम्प्लॉय को रिमूव क्यों नहीं किया, कोई बता सकता है? क्या सर? मैं यहीं पे एम्प्लॉय को लिस्ट में से रिमूव कर
नहीं किया। तो आपको उतने मल्टीपल रिमूव स्टेटमेंट्स फायर करने पड़ते थे? नहीं, वो तो नहीं, एक ही देखो ना, होता था वो। अभी देखो सर क्या होगा, भैया नहीं है आपका? यस यस। डेफिनेटली तो ई नंबर है, ई नंबर, हाँ हाँ, ये एक एम्प्लॉय का एक ही होगा, एक ही होता था, करेक्ट करेक्ट। राइट ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिस्ट डॉट रिमूव ई कर देता था, लेकिन क्यों नहीं किया मैंने, ये कोई बता सकता है? डुप्लीकेट्स एरे लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है ना सर? हाँ, एरे लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड है, तो वो सिर्फ पहले वाले को डिलीट कर देता था। अज्यूम करो ना, अभी भी वो एक ही डिलीट करने वाला है। अभी भी देखो ना, मैंने क्या किया, ब्रेक किया है, जैसे ही मैच हो गया तो रिमूव ऐड किया और ब्रेक किया, एक ही रिमूव करेगा। बट व्हाट इज द, मैंने टेम्प क्यों लिया डिलीट करने के? अच्छा देखिए, आपने कभी कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आया है क्या आपको? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन? अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ, व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ लिस्ट, आप लिस्ट रीड कर रहे हो ये बराबर, हाँ हाँ, आप ये लिस्ट रीड कर रहे हो और आप इसमें से अगर आप एलिमेंट रिमूव करते हो तो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आता है। कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। हाँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने लिस्ट रीड की और जस्ट मैंने एक अलग लिस्ट में जो एम्प्लॉय मैच हो रहा है उसको ऐड कर लिया, हाँ हाँ, ठीक है, और उसके बाद में से मैंने लिस्ट डॉट रिमूव ऑल वो टेम्प ऐसे किया। आप ये टेम्प को एक सिंगल एम्प्लॉय भी आप कर सकते हो, मतलब अगर मैं एरे लिस्ट नहीं लेता हूँ और अगर मैं ऐसे करता हूँ emp temp और मैं यहाँ पे temp is equal to e, अगर मैं ऐसे करता हूँ and then I will remove temp, तो ये then I will remove temp, this is also okay, no problem at all, ठीक है। ओके। तो अब ठीक है, ठीक है, तो ये भी चलेगा। बट एरे लिस्ट कब लेते हैं पता है क्या, जब आपको पता है कि भाई मल्टीपल मैचेस आने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ हाँ, जब आपको लगता है कि अरे नहीं ये नाम के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं तो तब एरे लिस्ट लेने का, आप एरे लिस्ट लोगे। बट अगर इन केस आपको पता है कि नहीं एक ही मैच होगा तो आप एक ही एम्प्लॉय लो, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट लो, करेक्ट करेक्ट। तो वो सारा वैलिड। लेकिन बेस्ट वे क्या है, हमेशा एरे लिस्ट को मेंटेन करो, ओके, और उसको डायरेक्टली पूरा एरे लिस्ट को मेंटेन करके आप डायरेक्टली उसको रिमूव करो। तो ये किस लिए करते हैं, क्योंकि आपको कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, इसलिए करते हैं, याद रखो। हाँ, तो आपको सबको ये समझ में आया ना कि हमने क्यों किया, कि हमें कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन को अवॉइड करना। तो आप ये बोल रहे हैं सर कि फॉर लूप के अंदर डिलीट मत करो, सबको पहले एक एरे लिस्ट या वेरिएबल में डाल दो, उसके बाद में फिर लूप खत्म होने के बाद रिमूव करना। लूप के अंदर रिमूव करना नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? तो ये कब कब होगा आपका, मतलब कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन कब आएगा, जब आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट मैच हो रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर कुछ समझो कि अज्यूम करो कि आई वांट टू डिलीट सम यूजर एंड बाय यूजिंग फर्स्ट नेम, हाँ हाँ फर्स्ट नेम बहुत सारे यूजर्स के मैच हो, हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट मैच हो रहा है तो आपको एरर कभी नहीं आएगा एक्सेप्शन। बट इन केस समझो कि बहुत सारे डेटा मैच हो रहे हैं, हाँ हाँ, तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉय लिस्ट रीड भी हो रहा है और आप डिलीट भी कर रहे हो, तो ये आएगा आपका कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो वो कभी भी वैसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अगर आप एक क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसमें पॉसिबल कि उससे रॉन्ग डेटा इंसर्ट, ओके। तो एट दैट टाइम मेंटेन की कंसिस्टेंसी, मतलब जो एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस चाहिए वो मेंटेन करने के लिए हम एक टेम्प लिस्ट बनाते हैं और उसमें ऐड करते हैं। पर सर इसमें भी आप जो है एक ही ऐड कर रहे हैं पर ऑब्जेक्ट टेम्प लिस्ट में। हाँ, अभी करंटली तो मैंने एक किया, मैंने आपको वही बोला ना कि मल्टीपल, अभी मैं ये ब्रेक निकाल सकता हूँ। हाँ, अगर ब्रेक निकालेंगे तो रिमूव ऑल का सेंस बनेगा फिर। यस, बट करंटली क्या हो रहा है कि आई नो कि एम्प्लॉय जो ई नंबर है वो यूनिक होगा। हाँ, प्राइमरी की होगा वो। हाँ यस, यूनिक होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, ओके, अगर तो आपका बोलना ये कि अगर वो ई नेम होता, ई नेम, तो तुम्हें ब्रेक निकाल देता था। हाँ यस यस, आई विल नॉट ऐड ब्रेक। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक, समझा। तो ये हम ये ऐड, अच्छा हमने ये किया।
हाँ अब हाँ हम क्या करेंगे, मेथड देखिए जो कि हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। तो पब्लिक array list of employee get list, ये हमें लिस्ट रिटर्न। हम्म। तो ये सारे सिंगलटन क्लास के मेथड्स हैं। हाँ, ये सारे सिंगलटन क्लास के मेथड है और ये डेटा परसिस्ट करेगा उस वक्त तक जब तक आप एप्लीकेशन क्लोज नहीं करें। ओके ओके, अच्छा, लेकिन अब कैसा है कि मुझे पता है कि माय डेटा इज स्मॉल इन साइज, देन आई विल फॉलो दिस सिंगलटन, हाँ तो हाँ मैं हाँ सिंगलटन को फॉलो करूंगा। लेकिन व्हेन आई नो कि नो माय डेटा इज इट इज लार्ज, देन आई विल नॉट फॉलो दिस सिंगलटन, आई विल डेटाबेस। ओके तो मैं क्या करूंगा, मुझे जब भी डेटा चाहिए तो आई विल फेच इट फ्रॉम द डेटाबेस, और जब भी मुझे स्टोर करना है तो मैं डेटाबेस में ऐड कर दूंगा। ओके, बट अगर मुझे पता है कि बार बार डेटाबेस एक्सेस करना सही नहीं परफॉर्मेंस वाइज, तो व्हाट आई विल डू, आई विल वन फेच करूंगा एक ही बार पूरा डेटा डेटाबेस से और सिंगलटन में उसको मेंटेन करूंगा। ओके इज दिस क्लियर? सर लाइन नंबर 7 पे, लाइन 7 पे वोंट बी राइट इक्वल टू नल ओवर हियर। अच्छा, आप देखो बाय डिफॉल्ट जावा का ऑब्जेक्ट नल ही होता है। ओके बाय डिफॉल्ट स्टैटिक का नल होता है क्या? बाय डिफॉल्ट स्टैटिक डेटा इज नल राइट? नल ऑलवेज, तो हम नल करेंगे। ठीक है क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, एनी डाउट नहीं ना? अच्छा, अब इसमें देखो बीच में मैं मेन को क्या करता हूँ, मेन ड्रिवन करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, या फिर मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ। अच्छा, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, emp is equal to new emp। अच्छा, उसमें की नंबर 101, ओके, एंड देन age is xyz, and then salary is something 20%। Okay, now what I will do, I will add this in my single class, so emp list dot get instance dot add, ये add हो गया। Now I am going to create a second object, और मैं इसको भी लिस्ट में ऐड कर दूंगा, and then again सर अगर अपन ये बार बार यूज कर रहे हैं तो अपन ई को अलग करेंगे ना फर्स्ट टाइम, और फिर ई इक्वल्स टू न्यू एमपी, ई इक्वल्स टू न्यू एमपी करेंगे ना? हम वैसे भी कर सकते हो। आप अगर नहीं तो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम आप emp बना दो, उसको यूज कर सकते वो भी अलग वो चलेगा क्या? हो। हाँ, चलता है ना भाई। एक मिनट, यहाँ पे बाहर आवाज आ रही है। हाँ 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 बस अभी आ रही, ठीक है। हाँ, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, emp is equal to null के बाद में हाँ हाँ ऐसे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये ऐड हो गए। ओके, नाउ आई विल प्रिंट माय लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, array list emp list is equal to, अच्छा मुझे अभी गेट करना है, तो emp list डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट लिस्ट, ये मुझे लिस्ट देगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, डॉट डॉट प्रिंट एलिस। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ। अच्छा, इज दिस क्लियर नाउ? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक और एम्प्लॉय ऐड करता हूँ। ओके, एंड देन आई विल प्रिंट दिस एज, इसके बाद में मैं फिर से प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो मैं गेट करता हूँ।
क्लियर नाउ? यस सर. एक मेथड बना रहा हूँ मैं, ठीक है? सिंगल टर्म में एक मेथड बना रहा हूँ मैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट, ठीक है? ओके. मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा और अंडर पहले ई डॉट गेट की नंबर, ई डॉट गेट की ई डॉट गेट, ठीक है? ये प्रिंट क्या करना है यहाँ पे डॉट गेट डॉट प्रिंट. अच्छा देखो, अब ये मुझे लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा मैं इसको रन करता हूँ. ये देखो, पहले 101 102 103 हमने ये किया, प्रिंट हो गया, ठीक है? इसमें काम पहला प्रिंट काम है ये ना, तो ये फर्स्ट प्रिंट. हाँ बिफोर डिलीशन, ये बिफोर डिलीशन हो गया. और ये सेकंड प्रिंट आफ्टर डिलीशन. फ्लो बता दीजिएगा ना. मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया, एक ईएमपी बनाया, ये ईएमपी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? वो लिस्ट में ऐड किया, ये देखो लिस्ट में ऐड हो गया, बराबर? फर्स्ट टाइम ऐड हो गया. फिर ये सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, उसको भी लिस्ट में ऐड किया, ये लिस्ट में ऐड किया. ये थर्ड बनाया, उसको भी लिस्ट में ऐड किया, ठीक है? ये फोर्थ बनाया, उसको भी लिस्ट में ऐड किया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एज इट इज प्रिंट कर रहा हूँ. तो ईएमपी लिस्ट डॉट गेटिंग डॉट प्रिंट, प्रिंट लिस्ट क्या करेगा, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको रीड करेगा और उनका जो भी डेटा है वो प्रिंट करेगा, ठीक है? उसके बाद में मैंने डिलीट किया एक ऑब्जेक्ट को, के की नंबर से डिलीट किया. डिलीट मेथड देखो आपका की नंबर ले रहा है ना, ये देखो की नंबर ले रहा है, वो लिस्ट में से डिलीट करेगा और उसके बाद में प्रिंट करेगा. तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट प्रिंट है वो 4 ऑब्जेक्ट प्रिंट होने चाहिए, उसके बाद में 101 वाला एम्प्लॉय डिलीट होना चाहिए और फिर प्रिंट होना चाहिए. ये देखिए फर्स्ट प्रिंट 101 102 103 104. सेकंड प्रिंट पे हमने क्या किया, 101 को डिलीट किया. अब ये हमारा क्या है? अच्छा एनी डाउट इन दिस? तो फिर अभी आप ये बोल रहे हैं कि ये पूरा डेटा एक ही जगह पे सेव्ड है, एक ही एक ही सेट है और एक ही जगह पे सेव है. उसको हम सिर्फ अलग अलग मेथड से एक्सेस कर रहे हैं. उसको हम अलग अलग मेथड से एक्सेस करते हैं. तो अगर आप उन्हें अलग अलग रेफरेंस भी बनाए तभी भी वो एक्सेस एक ही जगह पे कर रहा है. क्योंकि ये डेटा पूरे एप्लीकेशन के लिए म्यूचुअल है, ऐसा है क्या? अब ये पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी एक्सेस हो. ओके. तो वो डेटा जो पूरे एप्लीकेशन के लिए म्यूचुअल है उसको अपन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से. कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं. तो सर रियल वर्ल्ड सिनारियो में क्या रहेगा इसके अंदर आपके हिसाब से? जैसे कोई रियल वर्ल्ड ऐप है. अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कभी ऑफलाइन डेटा मैनेजमेंट सुना है? अब देखो अज्यूम करो कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, जो इंटरनेट का यूज करता है और सर्वर से डेटा लाता है. ओके.
हाँ हाँ ठीक है। MS1 में आप क्या कर रहे हो, पहले समझो कि एक होम है, इसके अंदर आपको ड्रेसेस का लिस्ट दिख रहा है, ठीक हाँ है। हाँ अब सेकेंड सेकेंड टैब पे समझो कि आपको शूज का लिस्ट दिख रहा है, ओके ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टैब टैब में स्विचिंग कर रहा हूँ। मैं पहले था होम पे, अज्यूम करो कि पहला वाला जो ड्रेसेस ड्रेसेस पे क्लिक किया मैंने तो ड्रेसेस दिख रहे, शूज पे क्लिक किया तो शूज दिख रहे। अब अगर मैं सिंगलटन यूज नहीं करता हूँ, तो जैसे ही मैंने ड्रेसेस पे क्लिक किया, आपको सर्वर से डेटा लाना पड़ेगा, हाँ हाँ ठीक है, फिर आपको दिखाना पड़ेगा। फिर मैंने शूज पे क्लिक किया तो उसका पूरा डेटा आपको फेच करना पड़ेगा सर्वर से, और फिर आपको दिखाना पड़ेगा। बट सिंगलटन क्या करता है कि डेटा मेंटेन करता है, जैसे ही आपने ड्रेसेस पे क्लिक किया, आपका सिंगलटन में जो डेटा है उसको फेच कीजिए और दिखा दीजिए। ओके, नो नीड टू ऑलवेज कीप दी सर्वर एपीआई, मतलब आपको बार बार सर्वर से डेटा लाने की जरूरत नहीं, ओके जब ओके तक एप्लीकेशन ऑन है आपका डेटा मेंटेन। ओके गॉट ओके, इट अगर इन केस कि मैं सिंगलटन मेंटेन करता ही नहीं हूँ, तो मुझे बार बार सर्वर को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे डेटा चाहिए। तो सर जो अपना सेशन ट्रैकिंग है फिर कि हाँ जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसके डिटेल्स हाँ तो वो हम डाल दे फिर सिंगलटन के अंदर। हाँ, मेंटेन कर सकते हो ना, जब तक आप ब्राउजर क्लोज नहीं करते तब तक आप वो मेंटेन नहीं रहेगा। ओके ठीक है गॉट इट। ओके, अच्छा, जैसे लेकिन लेकिन कैसा होता है, सेशन का एक एडवांटेज, सेशन का एडवांटेज क्या है सर, कि अगर आप ब्राउजर क्लोज करते हो तो भी सेशन मेंटेन रहेगा जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करते। हाँ 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 लेकिन इसका कैसा होगा कि ब्राउजर क्लोज तो डेटा गायब। ओके ओके, लेकिन वन टाइम यूज के लिए, मतलब आपने ब्राउजर बनाया है, ठीक है, आप ब्राउजर ओपन कर दीजिए, अब आप सेशन का डेटा मेंटेन कर सकते हो सिंगलटन में, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि जैसे ही ब्राउजर क्लोज करोगे डेटा क्लियर हो जाएगा। यस करेक्ट ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा है, ये ब्राउजर ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा है करेक्ट ओके ठीक है। तो इट इज क्लियर नाउ, एनी है डाउट यस एनीबॉडी? सर ओके, कोई डाउट नहीं है ना? ना सर सॉर्टेड है।